अस्सलाम वालेकुम, आई एम हिरा अल्ताफ़ और आज हमारे साथ मौजूद है हमारी मैनेजर मैम फ्रीहा, जो कनाडा इमिग्रेशन में काफ़ी एक्सपर्ट हैं और कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से क्लाइंट्स के कुछ कंसर्न होते हैं, आए मैम से उसके बारे में गाइडेंस लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। मैम, कनाडा इमिग्रेशन को लेके क्लाइंट के कुछ इश्यूज़ हैं और आपकी इस पे बहुत एक्सपर्टीज़ हैं, तो आज इस हवाले से आप प्लीज़ हमें थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है, उसका मेन कंसर्न ये होता है कि उसकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, बहुत बेटर होती है, उसको किसी ने मिस गाइड किया होता है या उसके किसी फैमिली मेम्बर ने या किसी कंसल्टेंट ने, और वो हमें आके कहते हैं कि वी आर नॉट एलिजिबल, जबकि प्रोफाइल बहुत बेटर होती है, इंजीनियरिंग की होती है और डॉक्टरेट डिग्रीज होती हैं, स्टिल वो ये क्लेम कर रहे होते हैं दैट वी आर नॉट एलिजिबल। हेरा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं कि बेसिकली हम लोग किन प्रोग्राम्स पे वर्क कर रहे हैं। अब जैसे कि हमारी एक्सपर्टीज़ है वो है एक्सप्रेस एंट्री फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। क्लैरिटी नाम से ही होती है स्किल्ड वर्कर, उसमें कॉमन सी चीज़ें होती हैं, एज, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, देन लैंग्वेज हो गया, कोई ब्लड रिलेटिव हो गया, हमें वहीं से कैलकुलेट करना होता है क्लाइंट एलिजिबल है या नहीं है। हमारी जो ख्वाहिश होती है वो होती है, टू बी ऑनेस्ट, जो मैं चाहती हूँ कि हमारे पास फेडरल स्किल्ड वर्कर में उस कैटेगरी के बंदे हैं जिनकी एज होती है कम से कम, ठीक है। उनकी रिक्वायरमेंट है वो 50 तक बंदे ले सकते हैं अगर हम पीएनपी में करें तो। बट कनाडा में जो बहुत बेहतर प्रोफाइल कंसिडर की जाती है वो लेस देन 35 ईयर्स की जाती है। तो हमें एज भी देखनी होती है, एजुकेशन 4 ईयर्स बैचलर होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस मोर देन 1 ईयर प्लस होना चाहिए, देन आपकी प्रोफाइल एलिजिबल हो जाती है। रही बात जो आपने क्वेश्चन किया था कि क्लाइंट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए भी उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ, तो इसमें ये है कि हमें क्लाइंट को सही डायरेक्शन देनी है। हमें उसको बताना है कि भाई आप एलिजिबल हो तो किस वजह से हो, अपनी एज की वजह से, एजुकेशन की वजह से, वर्क एक्सपीरियंस की वजह से, उस वजह से आपकी एक्सपर्टीज़, आपके पास जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपकी अच्छी स्किल्स हैं, कनाडा आपको वेलकम कर रहा है। राइट, ठीक हो गया। तो हमने क्लाइंट्स को गाइड करना है बहुत बेहतर अंदाज में कि आप एलिजिबल हैं। अगर किसी कंसल्टेंट ने कह दिया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, हो सकता है कोई डिफरेंट प्रोग्राम हो, लाइक कोई केयर गिवर प्रोग्राम हो गया, पायलट प्रोग्राम हो गया, रूरल प्रोग्राम हो गया, उन प्रोग्राम्स की बुनियाद पर हो सकता है वो कहते हैं आप एलिजिबल नहीं हैं, या फिर किसी कंसल्टेंट की एक्सपर्टीज नहीं कंसीडर होती कि वो क्लाइंट को उस लेवल पर लेके जा सके, उसको बता सके कि भाई यू हैव ऑलरेडी अच्छी खासी स्किल्स, ठीक है। अच्छी खासी स्किल्स होने के बाद, अच्छा खासा पढ़ा लिखा होने के बावजूद बंदा अगर एलिजिबल नहीं है तो ये गलत बात है। सही। एक और सवाल जो है मैं आपसे ये करती हूँ कि मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आपकी टीम मेंबर भी हूँ, तो मेरी प्रोफाइल के हिसाब से आप मुझे क्या ऑप्शन जो है वो रिकमेंड करेंगे, या कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो आप मुझे रिकमेंड करेंगे? हेरा, आपको तो जब मैंने डे फर्स्ट देखा था तो मैंने आपको रिकमेंड किया था कि आप अपना एक्सप्रेस एंट्री में केस अप्लाई कर लो। प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम में आपको IT इशू हो जाएगा और कुछ मंथ्स के अंदर आएगा। कोई स्टोरी नहीं है, सालों साल केस पड़ा रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 6 महीने गुजर जाएंगे आपका काम नहीं होगा, 8 महीने गुजर जाएंगे। भाई हमने केसेस कराए हैं ना, तो 2-2 महीने में, 3-3 महीनों में सिर्फ हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप फुलफिल हो जाओ, आपको आराम से हो जाएगा। इसमें आपको वर्क परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्लाइंट्स के माइंड में कॉन्सेप्ट बनता है कि वर्क परमिट अप्लाई कर लें, हम LMIA ले लें। ज़रूरत नहीं है ना भाई। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना केस अप्लाई करवाएं हम लोगों से, ठीक है। सर्विसेज लें, बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ का। तो मैंने तो ज़ाती तौर पर आपको भी मैंने यही सजेस्ट किया है कि आप अपना केस करें, आपको आराम से घर बैठी परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है कनाडा की। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, एक और जो मेन कंसर्न होता है क्लाइंट का वो ये बहुत होता है कि हमारा विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, सो अब हमें PR मिलेगी या नहीं, या ये ना हो कि हमारी PR भी रिजेक्ट। इसमें इस तरह से होता है, विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है कि किसी बैंक स्टेटमेंट की वजह से हुआ हो, आपके फैमिली टाइज स्ट्रॉन्ग ना हो, ठीक है, आपने कुछ फेक डॉक्यूमेंटेशंस कर ली है, आप विद फैमिली अप्लाई कर रहे हो, बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। ऐसे ही है। आपको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, बस ऐसे ही आपने उठाया, सिंगल 28 साल के आप हो और आप कह रहे हो मेरा विजिट वीज़ा लग जाए, तो ये चीज़ भी मुमकिन नहीं है। रही बात विजिट वीज़ा रिजेक्ट होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। विजिट वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, स्टडी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, PR के केसेस भी अमूमन इस तरह की चीज़ें कुछ हो जाती हैं। बट रिजेक्शन मैटर नहीं करती है जब तक आपको कोई कंट्री बैन ना कर दे, ठीक है। अब रिजेक्शंस के पीछे जो रीज़न है, डेफिनेटली रीज़न भी तो वो देते हैं ना कि ये रीज़न है,
तो आपने उस रीज़न को पहचानना है, उस रीज़न को समझना है, उस रीज़न को रिजॉल्व करना है। आपका विजिट वीज़ा का कनाडा के पीआर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, ताल्लुक उस सूरत में होगा अगर आपको किसी कंट्री ने बैन कर दिया हो, तो समझे फिर आपको पीआर नहीं मिलेगी। वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैन तो आपको कोई कंट्री ऐसे बैन नहीं करेगा ना। आपकी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी रही होगी, कुछ ना कुछ आपने ऐसा किया होगा, तो उन्होंने कहा चलो भाई इस बंदे को तो बैन कर दो, ये तो बंदा इस काबिल है ही नहीं कि ये हमारे मुल्क में आए तो उसको हम पीआर दें। तो चीज़ें जो है ना वो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंड करनी होती है कि हमारी रिजेक्शंस के पीछे रीज़न क्या है। तो इसका मुख्तसर सा आंसर ये है कि रिजेक्शंस होना बड़ी बात नहीं है, होती रहती है, इसका पीआर के साथ कोई कंसर्न नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, क्लाइंट का जो कंसर्न होता है उनकी प्रोफाइल बहुत बेहतर, बहुत अच्छी होती है, और पीआर की बजाय वो हमें ये कह रहे होते हैं कि हमें वर्क परमिट चाहिए, वी नीड वर्क परमिट और वी नीड स्टूडेंट वीज़ा। बिल्कुल ठीक। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसमें ये है हिरा, जहाँ तक ऑब्जर्व किया है मैंने भी, मेरा भी बहुत क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्शन हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट्स आते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट, वाकई ये हकीकत है, उनके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि हमें एलएमआई दिला दें, वर्क परमिट दिला दें। भाई क्यों दिला दें, क्यों दिला दें? बहुत हम एक इशू जो है वो जब फेस आप एलिजिबल हो, आपको जरूरी आपको 50 लाख 70 लाख 80 लाख करोड़ भी आपको इन्वेस्ट करना है। आपको पता है क्या नजर आ रहा होता है, यहाँ पे क्लाइंट कहता है भाई करोड़ रुपया बताओगे तो यकीन आएगा, 7-8 लाख 10 लाख पे यकीन नहीं आता। ये गलत है। जो बंदा जिस हिसाब से एलिजिबल है उसको वही बात करो, ठीक है। तो डॉक्टर लेवल का बंदा हो, मैं नहीं इस चीज को मानती कि उसका काम नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, 100% उसका काम होगा। इवन जितने भी हमारे ऑक्यूपेशंस है, आईटी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, फाइनेंसिस हो गए, कोई भी टेक्निकल ऑक्यूपेशंस होगा, हर बंदे को उसका केस सक्सेसफुल होता है, बट डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। कोई एलएमआई वगैरह की जरूरत नहीं होती, अगर मिल गया तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना आपको अपनी जेब से लाखों रुपए, कम से कम करोड़ रुपए लगाने की जरूरत नहीं है इस चीजों में। राइट, डायरेक्ट केस अप्लाई करें, कम से कम बजट में आराम से इजीली कनाडा पहुंचे। ओके, क्लाइंट्स को ये लगता है कि जो प्रोग्राम है FSWP ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो PNP को, एक्सप्रेस एंट्री को और जो फैमिली स्पॉन्सरशिप है इसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। तो आप इसको किस तरीके से क्लैरिफाई करेंगी? अच्छा, इसमें भी ना लोगों के माइंड में ना बहुत गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि फेडरल में तो होता ही नहीं है। तो मैंने कब बोला है फेडरल में हो रहा है? भाई केस तो आपका प्रोविजनल नॉमिनी प्रोग्राम में होगा, फेडरल में तो बहुत, अगर आपका अच्छा भी CRS हो जाए, बहुत कम चांसेस है, हो सकता है, हो जाता है, बट PNP में कम से कम जो CRS होता है बहुत कम होता है, आराम से इजीली आपको PR मिल जाती है। अगर आपको आपका कंसल्टेंट सही डायरेक्शन देता है, आपको बिल्कुल रियलिटी वाली बातें बताता है, उस हिसाब से अगर आपकी प्रोफाइल होती है तो आपका ITA आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मैक्सिमम 6 मंथ्स तक आप कंसीडर कर लें। बट शर्त ये है, बात हमारी माननी पड़ेगी। अगर आप हमारी बात मान के चलेंगे, हमारे पर यकीन करेंगे, हमारी बातें मानेंगे, जिस तरह से हम कहेंगे, आपका ITA ज़रूर आएगा। शर्त सिर्फ इतनी से बात हमारी माननी है। क्लाइंट का एक जो सवाल होता है ना, बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे ये सवाल करते हैं कि कनाडा इमिग्रेशन लॉज चेंज हो रहे हैं, तो क्या ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा, या ऐसा ना हो कि हम अप्लाई कर दें और मीनवाइल वो बंद हो जाए? तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के माइंड में ये जो कंसेप्ट होता है ना किसी हद तक वो बातें डेफिनेटली दूर की सोच रखते हैं वो, बट मेरा ये मानना है कि इस दौरान ही सबसे ज्यादा लोग फायदा उठा लेते हैं। पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, पॉलिसीज आज होंगी कल नहीं होंगी, बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास अच्छी स्किल्स हैं, आप क्वालिफाइड हो, आप इजीली जा सकते हो। तो जो एक कंसर्न ये आता है कि हमारी रिजेक्शन तो नहीं आ जाएगी, रिफ्यूजल तो नहीं आ जाएगा, इसको आप किस तरीके से बताएंगे? हर एक क्लाइंट का, जब मेरे साथ क्लाइंट की कम्युनिकेशंस होती है ना, ऑन द स्पॉट क्लाइंट कहता है रिजेक्शन। भाई रिजेक्शंस की वजूहात सिर्फ 3 होती हैं। पहली वजह होती है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट ना हो, आपके पास फंड्स ना हो कि आप मेंटेन कर सको। सेकेंडली ये कि आपको कोई स्प्रेडेबल बीमारी हो जाती है, उस वजह से आपकी रिजेक्शन हो सकती है। थर्ड ये है कि आपको कोई आपका पुलिस क्लियरेंस जो है वो ठीक नहीं है रिकॉर्ड, या आपकी कोई फ्रॉडलेंट एक्टिविटी है, मीन्स के आपकी डॉक्यूमेंटेशंस ठीक नहीं थी और उनको लग रहा है कि इस बंदे का कुछ चीज़ें जो है ना वो फ्रॉडलेंट में आ रही हैं। बाकी तो इसके अलावा कोई वजह नहीं है कि आपको वीज़ा ना मिले, आपको PR ना मिले। रिजेक्शन की कोई वजूहत नहीं होती इनमें।
और क्लाइंट्स का जो एक और कंसर्न है, बेशक डॉक्टरेट डिग्रीज हैं उनके पास, इंजीनियर्स हैं, स्टिल वो एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी पे आके जो है वो डर जाते हैं। डॉक्टर हैं और हमें आके कहते हैं कि हम आइल्स नहीं कर सकते, आइल्स बला है ना, या हम आइल्स करके आएंगे। इसमें वो आइल्स को समझते हैं या लैंग्वेज टेस्ट को समझते हैं कि कोई बहुत बड़ी बला है कि आएगी और हमें खा जाएगी। गलत बात है, ऐसे ही है, ये चीज़ गलत है। हम कंसल्टेंट को कहते हैं कि भाई, हम अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि भाई आप हमारे पे छोड़ दो, हम आपको डाटा भी दे देंगे, मटेरियल भी दे देंगे, मॉक सेशन की प्रिपरेशन भी करवा देंगे, सब कुछ दे देंगे, जितना अच्छा हम आपको गाइड कर सकते हैं चीज़ों में, हमें एहसास है, आपने हमें पे किया है, रिटर्न में हम सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये जो क्लाइंट कहते हैं ना हम कर आएंगे, वो कुछ भी नहीं कर सकते। राइट वो सीरियसली कुछ नहीं कर सकते, वो डरते रहेंगे कि आइल्स जो है वो बला है, ठीक है, पीटी जो है वो हमें खा जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं भी डेली इस तरह के इश्यूज फेस करती रहती हूँ, क्लाइंट्स बताते रहते हैं इस तरह की चीज़ें। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक चीज़ माइंड में रख ली है कि मुझे मूव करना है, देन फिर आप कंसल्टेंट पे छोड़ दें कि भाई आप करवा दें। एग्जैक्टली एक डॉक्टर या इंजीनियर के मुंह से जो है आइल्स के हवाले से इतना डर जो है वो अच्छा भी नहीं लगता। इवन ये इस तरह का केसेस भी हुआ है, फार्मेसी से रिलेटेड डॉक्टर है हमारे पास, आइल्स नहीं करना, 5 साल आपने डिग्री की है, एक्सपर्टीज आपकी है, 17 इयर्स आपकी एजुकेशन है, इतनी मोटी मोटी तो बुक्स कम से कम आपने पढ़ी है ना। ऐसे ही है। अब भाई आप आइल्स से डर रहे हो, वो टेस्ट आप क्लियर कर गए हो, MBBS आपने कर ली है, और आप कहते हो भाई मैंने तो आइल्स नहीं करना। गलत है ये चीज़। अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लाना होता है, और हमारा फर्ज होता है, हम कंसल्टेंट है ना, हमारा फर्ज होता है कि हम उनको सही डायरेक्शन दें, उनको समझाएं, उनको बताएं। तो हम तो करते हैं इस तरह से, बिल्कुल ऐसे हम तो हर तरह से क्लाइंट को सपोर्ट करते हैं कि हम आपके साथ हैं। रिटर्न में आपने भी हमें कुछ ना कुछ देना है जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छी आप हमारे रिस्पॉन्स करें, हमारे साथ अच्छे कोऑर्डिनेशन में रहें, हम जिस तरह से आपको समझा रहे हैं उस तरह से हमें प्रॉपर रिस्पॉन्स करें। बिल्कुल ठीक। और क्लाइंट जो हैं वो कहते हैं कि जब अगर हम PR पे जा रहे हैं तो क्या हमें जॉब ऑफर होगी? और जो खास तौर पे डॉक्टरेट डिग्रीज जिनके पास हैं उनका ये कंसर्न होता है एक कि हमें लाइसेंस हमारे पास होगा तो हम जा सकते हैं। अच्छा, आप मुझे बताओ जरा, लाइसेंस आप पहले यही, अगर आप लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, हम केसेस कौन से कर रहे हैं, कौन से प्रोग्राम के केसेस कर रहे हैं? फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और इसमें है क्या? स्किल्स है। स्किल्स की वजह से कनाडा आपको बुला रहा है, ऐसे ही है ना। उसमें लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कहाँ से आ गई है? लाइसेंस, या तो आप बोलो ना कि मैं पाकिस्तान में बैठकर कनाडा का लाइसेंस ले लूं, तो ये चीज़ तो मुमकिन है नहीं। आपकी PR से लाइसेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। आप जाते हो, 6 मंथ्स की आपकी प्रैक्टिस होती है, वो आपको सिखाते भी हैं, वेलकम भी करते हैं, आपको लाइसेंस भी दे देते हैं। तो लोग कहते हैं कि ये लाइसेंस होना, ये वाकई बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। क्लाइंट कहते हैं वहाँ तो लाइसेंस चाहिए। भाई किसने मना किया कि लाइसेंस नहीं चाहिए? लाइसेंस चाहिए है, बट वहाँ जाकर आप अप्लाई करोगे तो लाइसेंस भी मिल जाएगा। जब पाकिस्तान का ले लिया तो कनाडा का भी मिल जाएगी। सेम बीमारियाँ इधर है, सेम बीमारियाँ उधर है। बिल्कुल ऐसे। तो ये इतना बड़ा मसला नहीं है ये, बट हम समझा देते हैं लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइसेंस का आपके PR के साथ लैंडिंग में कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे ये करूंगी कि इवन आफ्टर गेटिंग अप्रूव्ड, क्लाइंट को सेटलमेंट सपोर्ट की बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। वो ये हमसे पूछ रहा होता है क्या हमें सेटलमेंट सपोर्ट मिलेगी? सेटलमेंट सपोर्ट में वो चाहते हैं कि हम लैंड करें, और लैंड करते ही कनाडा की गवर्नमेंट जो है वो सब कुछ हमें दे दे, राशन भी दे दे, पानी भी दे दे, हमें हम हिलजुल ना करें, ठीक है, और हमें सारी चीजें मिल जाए। तो ये चीज हमारी रिक्वायर्ड ना हो, बस हम लैंड करें, हमें सब प्रोवाइड। ऐसा मुमकिन नहीं होता। आप कनाडा पहुंचकर कनाडा वालों पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए जा रहे हो। बिल्कुल ठीक है, तो उसके लिए एफर्ट भी करनी पड़ती है आपको। हाँ, कुछ टाइम तक आपको खुद सर्वाइव करना पड़ता है। देन कनाडा की जो गवर्नमेंट होती है वो आपको शेल्टर होम भी देती है, आपको मेल भी देगी, आपको बच्चों के फंड्स भी देती है, एजुकेशन आपकी बच्चों की फ्री हो जाती है, और इसके अलावा और बेनिफिट्स अदर होते हैं, मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। बेनिफिट्स तो बहुत हैं, पेंशन भी बड़ी अच्छी मिलती है, राइट। CPPI बहुत अच्छी आपको मिलती है, बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, बट स्टेप बाय स्टेप चलता है। ऐसे नहीं होगा कि आप डे फर्स्ट लैंड करो और सारी चीज़ें आपकी ख्वाहिश के मुताबिक हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। तो आपको जब जाना है ना, यहाँ से माइंड बना के जाना है कि भाई स्ट्रगल भी करनी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए। अब मैं यहाँ से आपको भेजूँ, आप ज़रा कराची चली जाओ, तो आप जाहिर सी बात है अपने लिए कुछ ना कुछ फंड्स रख के जाओगे ना, कि भाई मुझे एडजस्ट होना है। हो सकता है आप एडजस्ट ना हो सकता है आप वापस आ जाओ, आप लाहौर चली जाओ,
लाहौर में भी एडजस्ट ना हो, आप फैसलाबाद चली जाओ। तो फिर डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे, आपके माइंडसेट पे। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे एडजस्ट होना ही होना है हर हाल में, फिर आप सर्वाइव कर जाओगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे इतने सारे सवालों के जवाब देने का और हमें इतना टाइम देने का। यू आर वेलकम, यू आर वेलकम।